Everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good evening to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए है। और ये टॉपिक जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो यूजी सेमेस्टर 1 के कोर्स में भी पेपर 1 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो ये दोनों क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपने लास्ट क्लास में हम लोग एक जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था पॉलिटिकल थ्योरी, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने उसके मीनिंग, डिफिनीशंस वगैरह को समझा था। आज के क्लास में हम लोग जो उसका नेचर है, राजनीतिक सिद्धांत का जो नेचर है, प्रकृति है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति है उसमें काफ़ी परिवर्तनशीलता हमें देखने को मिलती है। और स्पेशली आजकल जब राज्य का स्वरूप जो है लोक कल्याणकारी हो गया है, उसका जो रूप है, उसकी जो प्रकृति है वह बहुत ही परिवर्तनशील दिखाई देती है। और जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य जो है के कार्यों में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं क्षेत्र में भी बदलाव हमें देखने को मिलता है। और राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय वस्तु जो है राज्य की बदलती हुई अवधारणा के साथ साथ राजनीतिक चिंतकों के अध्ययन की पद्धति में भी इसमें बदलाव देखने को मिला है। और राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में परिवर्तनशीलता के कारण ही इसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग इसको विभाजित किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है और जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसमें डिफरेंसेस क्या है, उसमें अंतर क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्या है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में दार्शनिक पहलू पर ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता है, और आधुनिक वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। और इसके अंतर्गत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी तत्वों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति औपचारिक एवं संस्थागत अध्ययन से जुड़ी हुई है, क्योंकि परंपरागत विचारकों के द्वारा संस्थागत पहलुओं पर ज़्यादा बल दिया गया है। और राजनीति संस्थाओं की उत्पत्ति, स्वरूप, प्रकृति, कार्यक्षेत्र और उसके विषय वस्तु ही रहे हैं। राज्य और सरकार ही उनके अध्ययन एवं विवेचन का विषय रहा है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध रचना द रिपब्लिक में आदर्श राज्य को अपने सिद्धांत का विषय बनाया था, और उनके शिष्य ने अरस्तु ने भी अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत नगर राज्यों का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। और बाद में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक विद्वानों तथा जो विद्वान थे उनके द्वारा, जिसमें डायसी, लास्की, जिंक आदि विद्वानों द्वारा भी संस्थाओं के औपचारिक एवं कानूनी स्वरूप पर ही बल दिया गया था। और स्पष्ट है कि परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थकों ने राजनीतिक सिद्धांत को केवल संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखा है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति जो है वो वर्णात्मक पद्धति पर आधारित है, और परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थकों के द्वारा विश्लेषणात्मक पद्धति को नज़रअंदाज किया गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आदर्शात्मक पद्धति को अपनाया गया है तथा इसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता का विशेष प्रभाव देखने को हमें मिलता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य आदर्शों को पहले से स्वीकार कर लिया गया है, या उसी के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं को की कसौटी पर रखा गया है। और इन पूर्ण निर्धारित मान्यताओं के आधार पर ही परंपरागत दृष्टिकोण रखने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवस्थाओं को उत्तम या निम्नतम करार दिया है। और इस तरह से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है मुख्यतः मूल्यों एवं लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, और इसके विषय के अंतर्गत
राज्य और सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन, प्रकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराएं, प्रमुख सरकारों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राष्ट्रीय प्रशासन के बारे में जो है हम लोग जानकारी जो है हासिल करते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, जो परंपरागत ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो थ्योरी है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसको हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आमतौर पे व्यवहारवादी क्रांति अथवा द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पूर्व के राजनीतिक सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है, और शास्त्रीय युग के सभी विद्वान जैसे प्लेटो, हॉब्स, रूसो, ग्रीन आदि इसी क्रम में आते हैं। और इनकी विशेषता को हम लोग संक्षेप में देख सकते हैं। जैसे कि पहली जो विशेषता है कि संस्थागत दृष्टिकोण, संस्थागत दृष्टिकोण। तो यह राज्य एवं उसकी संरचनाओं, इकाइयों आदि का संस्थात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। इसकी जांच के मुख्य विषय राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के लक्षण, न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, नैतिकता आदि विषय रहे हैं। दूसरी जो विशेषता है कि विचारक के व्यक्तिगत एवं दृष्टिकोण का प्रभाव। तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की यह विशेषता रही है कि उसके राजनीति के सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहते हैं, जो तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं की अस्थायी समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। और अधिकांशतः विचारक आचार शास्त्र, एथिक्स जिसको कहते हैं, और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से प्रभावित होते हैं, और उन्होंने मानव जीवन और समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। यूनानी विचारकों द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग में क्रिश्चियन राजनीतिज्ञों का ईश्वरीय राज्य की स्थापित करने का विचार, और आदर्शवादियों के विवेक के साक्षात्कार का विचार इसके प्रमाण हैं। और उनकी विचारधाराओं को अनुभववादी माना जाता है, और उन्हें विचार और उनके जो विचार हैं वो व्यक्तिपरक और डिडक्टिव होते हैं, और वे वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाते, और उनके विचार का आधार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिंतन, कल्पना और अध्यात्मवाद होता है। तो दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है। तीसरी विशेषता है कि ये अनुशासनात्मक है। तो जिसको इंटरडिसिप्लिनरी जिसको कहते हैं। परंपरागत राजनीतिक जो सिद्धांत की एक और विशेषता यह है कि इसके विचारकों का चिंतन क्षेत्र जो है अनुशासनात्मक है, मतलब ट्रांस डिसिप्लिनरी जो होता है वो है, अर्थात उनके विचारों का संबंध कई राजनीतिक शास्त्रों से होता था, और केवल राजनीति ही नहीं, इसलिए प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स विचारक लगभग सभी सामाजिक शास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किए हुए थे। और इसका नतीजा यह हुआ था कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र में काफ़ी अस्पष्टता बनी रही है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उसका विशेषता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का वो है बौद्धिकता। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत प्रायः जो है बौद्धिक और यथार्थ एवं व्यवहार से परे है, मतलब उसमें वे चीज़ें नहीं देखने को हमें मिलती है। चौथा जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि तर्क पर अधिकृत, मतलब तर्क आधारित। तो परंपरावादियों के निष्कर्ष तर्क पर आधारित होते हैं, ना कि आधुनिक राजनीतिक शास्त्र की भांति गणितीय परिणाम पर या तथ्य संग्रह पर, ठीक है, या सर्वेक्षण पे, इस पर आधारित ये नहीं होते हैं। ये ओनली जो है तर्क पे आधारित होते हैं, ठीक है। और छठा जो इसकी विशेषता है वो है कि कानूनी दृष्टिकोण। तो यूँ परंपरावादियों के बीच कुछ अनुभववादी राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में अकारगत जो है कानूनी और संस्थागत रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से वे राजनीति को
न्यायशास्त्री या कानूनी पहलुओं से देखते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विधियां जो इसमें है, मेथड्स जो हैं उसमें डिफरेंसेस है। तो परंपरावादियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियां जो हैं वो ऐतिहासिक और विवरणात्मक रही है ना, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव रही है। और परंपरावादियों का अधिकांश साहित्य जो है राजनीति के खुले बाजार के बजाय पुस्तकालयों में बैठ के जो है उसका अध्ययन हम लोग किया गया है या देखा गया है। अगली जो विशेषता है इसकी वो है कि समरूपता का अभाव। तो परंपरावादी विचारक सामान्य राजनीतिक सिद्धांत ढूंढने की चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके विचार व्यक्तिपरक और भावनात्मक होते हैं, इसलिए उनके विचार में समरूपता नहीं देखी जाती है। और अगली जो विशेषता है कि वह अनुशासनिक नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है। तो परंपरावादियों में अन्य जो अनुशासनों तथा विषयों के प्रति जो है विशेषता विकसित सामाजिक शास्त्रों के प्रति अध्ययन की तकनीकों और निष्कर्षों को ग्रहण करने का सुझाव नहीं पाया जाता है, और इसलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीतिक शास्त्र अंतरडिसिप्लिनरी नहीं बन पाया है। तो ये कुछ विशेषताएं थी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की। अब हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी जो प्रकृति है राजनीतिक सिद्धांत की, जिसको हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, वो क्या है और उसकी विशेषता क्या है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति जो है औपचारिक, संस्थागत, वर्णात्मक, आदर्शात्मक, तार्किक, कानूनी दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है, और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ है इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में। और इसमें आधुनिक विचारकों के द्वारा नवीन पद्धतियों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर बल दिया गया है, और यह नवीन वैज्ञानिक पद्धतियां कहलाती हैं। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के औपचारिक संस्थाओं के विवेचन के स्थान पर अनौपचारिक तत्वों पर भी बल आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बल इसमें दिया जाता है, और इन संस्थाओं के संरचनात्मक अध्ययन के स्थान पर क्रियात्मक या कार्यात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। ये डिफरेंसेस है। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में नवीन दृष्टिकोण से विभिन्न अवधारणाओं का विकास हुआ है, जिसमें हेरल्ड लॉसवेल तथा चार्ल्स मैरियम की शक्ति उपागम, पैरेटो, मोस्का और मिचेल्स का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, डेविड ईस्टन का व्यवस्था विश्लेषण उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, कार्यात्मक उपागम आदि प्रमुख है। और राजनीतिक सिद्धांत में विश्लेषण की महत्ता है तथा अनुभविक पद्धतियों पर विशेष बल दिया जाता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। और आधुनिक अनुभववादिता और वस्तुनिष्ठता तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और नहीं दिया गया है इसमें, नैतिकता पर बल नहीं दिया गया है, और इसमें मूल्य विहीन विश्लेषण की पद्धति को अपनाया जाता है, जिसके विचारक मूल्यों और आदर्शों को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में दोनों में ये डिफरेंसेस है। तो अब हम देखते हैं कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसकी विशेषता क्या है। तो इसकी जो विशेषता है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय जो है व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही द्वितीय महायुद्ध के बाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जन्म हुआ। और इसकी जो विशेषता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहली जो विशेषता है कि वो यह जो है व्यवहारवादी है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर संस्थागत या संस्थावादी थी, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारवादी है, और यह शासन के ढांचे और उसकी संस्थानों से भिन्न मानव के समस्त राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है। और आज राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य के बदले मनुष्य का व्यवहार हो गया है। राज्य के बदले लोग उसका मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, और यह जो है राज्य से परे ही राजनीति पर जोर देता है। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की, कि यह वैज्ञानिक है।
तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्री अपने विषय को वैज्ञानिक और सटीक बनाना चाहते थे और वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उसकी जांच करके और उसका विश्लेषण करते हैं। इसके लिए वे प्रकृति विज्ञानों तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों से अध्ययन के नए नए तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है, भविष्य कथन। आधुनिक राजनीतिक शास्त्री अपने भविष्य विषय को अधिक से अधिक भविष्यवाणी करने योग्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं और विषय को उपयोगी और संगत बनाने के दृष्टिकोण से ऐसा किया जाता है। चौथा जो इसमें इसकी विशेषता है, सिद्धांत निर्माण का लक्ष्य। तो आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक को विकसित करना है। इसके आधार पर वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों की खोज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और इस विश्लेषण द्वारा सामान्यीकरण करते हैं और सामान्यीकरण के आधार पर अंत में सिद्धांत का निर्माण करते हैं। और थोड़े में आधुनिक राजनीति शास्त्र का अंतिम लक्ष्य जो होता है सिद्धांत का निर्माण करना है, मेकिंग थ्योरी। ठीक है, सिद्धांत का निर्माण करना होता है। पांचवा जो इसकी महत्वपूर्ण आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषता है वो है कि मूल्य विहीन। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को लगभग मूल्य विहीन कहा जाता है क्योंकि इसका जोड़ एक वैज्ञानिक और सटीक विषय पर है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व मनोबल आदि को कोई स्थान नहीं देता और यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का विषय बनाता है जिन्हें देखा गया हो और या तो देखा जा सकता हो, मतलब मूल्य विहीन। नेक्स्ट जो है वो है कि सत्यापन। मतलब आधुनिक राजनीतिक शास्त्री जो हैं सैद्धांतिक बातों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे उनका सटीक विश्लेषण और तथ्यात्मक प्रमाण द्वारा सत्यापित करने का प्रयास करते हैं और उसको वेरीफाई करने पर बल देते हैं और यह केवल उन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें वह ठीक ठीक सत्यापित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की वो है वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता क्या है? तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की सबसे बड़ी कसौटी है ये वस्तुनिष्ठता। आज के राजनीति शास्त्री अपने को कल्पना और चिंतन से हटाकर वास्तविकता का रूप देना चाहते हैं और वे वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त तरह तरह की तकनीकियों के प्रयोग पर जोर देते हैं। और जो लास्ट है कि अंतर अनुशासिक है, इंटरडिसिप्लिनरी है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अंतर अनुशासनिक है और यह मानव जीवन एवं क्रियाओं को संपूर्ण रूप से देखता है जिसका राजनीतिक जीवन में एक पक्ष मात्र है और राजनीतिक जीवन और व्यवहार पर मानव जीवन के अन्य पक्ष क्रियाओं और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। फलतः राजनीति शास्त्रियों एवं अन्य सामाजिक शास्त्रों से घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं और उनके विषय अध्ययन की प्रणाली और तकनीकों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने देखा कि क्या क्या इसकी विशेषता थी। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में काफ़ी अंतर देखने को हमें मिलता है। जो हमने उसकी विशेषताएं विश्लेषण किया उससे हमें यह पता चलता है और दोनों में से किसी भी एक की प्रकृति एवं अध्ययन पद्धति को हम उचित नहीं मान सकते। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा कानून, नैतिकता, मूल्य प्रधान पद्धति पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जबकि वैज्ञानिक पद्धति को महत्वहीन माना गया है और इस तरह से वैज्ञानिक पद्धति को महत्वहीन मानना भी जो है वो उचित नहीं है। साथ ही साथ आधुनिक राजनीति सिद्धांत में जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान वाली वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया है वह पूर्णतः उचित नहीं है और राजनीति में नैतिकता और वैज्ञानिकता दोनों ही आवश्यक होती हैं और मूल्य एवं तथ्य दोनों ही आवश्यक हैं। अतः राजनीति के बेहतर अध्ययन के लिए हमें परंपरागत और आधुनिक सिद्धांतों की विशेषताओं के आधार पर एक
समन्वय दृष्टिकोण बनाकर इसको समझने की कोशिश करनी होगी। तो ये बेसिक जो है अंतर था, और ये इनकी जो प्रकृति है, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे राज्य का स्वरूप बदलता गया, इसकी प्रकृति में देखने को अंतर मिला। पहले जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, मूल्यों पर, आदर्शों पर, नैतिकता पर था, फिर बाद में आधुनिक में वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया गया। और एंड ओवरऑल जो हम लोग जो फाइंडिंग्स देखते हैं वो ये है कि अभी हमें दोनों को साथ लेके जो है हम एक अच्छे सिद्धांत की निर्माण कर सकते हैं। दोनों में कमियां भी हैं, विशेष खूबियां भी हैं, और इनका एक कोऑर्डिनेशन बैठा के जो है हम सिद्धांत के निर्माण में इन दोनों से हेल्प ले सकते हैं। और दोनों की ही प्रासंगिकता आज के डेट में है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों को छोड़कर बिल्कुल किसी एक को अपनाना जो है वो सही नहीं रहेगा। तो ये था मतलब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, जिसके में हमने आपको उसके दोनों प्रकृति के बारे में बताया, और जो प्रकृति से जो दो चीज़ें हमें समझ में आई, एक आधुनिक और एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, उसमें क्या अंतर विशेषताएं हैं उसका अध्ययन हमने किया। हमने अपने लास्ट क्लास में अब हम इसकी डिफरेंसेस को देखेंगे, इन दोनों सिद्धांतों में अंतर क्या है उसको देखेंगे, और राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है इन जनरल वे में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कहीं भी समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न वहाँ लिखें। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप मेरी सारी वीडियोस जो नई अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसका ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें स्टूडेंट्स को, ताकि जो हैं जो बच्चे जिनके पास उतने साधन नहीं हैं, जिनके पास किताबें नहीं हैं इस लॉकडाउन में, वो भी इसका फ़ायदा उठाकर अपने कोर्स को, अपने स्टडी को पूरा कर सकें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।